जो ये कहते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज जब उन पे गोलियां चलती है तो मैं कहता हूँ ये अलगाववाद सेक्टर क्यों चुप बैठा? ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या 2010 तक ही सीमित था क्या? 2010 के पहले वाले हालात आपने बताए हैं। जो इस तरफ के लोग हैं, जो उनकी आंखें खुली है। यहाँ पे जो प्रदर्शन करने वाली पार्टी है जाक, JSC, तो ये वास्तव में भारत से प्रेम उमड़ा है इनके अंदर, या अभी चूंकि ये गोली खा रहे हैं इस वजह से अपने लिए कोई रास्ता देख रहे हैं? आज वो भारत की तरफ जब देखते हैं तो हमारा पालन पोषण कोई कर सकता, वो केवल भारत है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ऑलमोस्ट पूरे सिंध प्रांत तक ये आग पूरी फैलेगी। तो आपको कोई संभावना दिख रही है कि पलायन हो सकता है, भारत की तरफ आ सकते हैं? नमस्कार, मैं अवजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। कई इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में पिछले 3 दिनों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 2 महीनों के प्रदर्शन में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। पाकिस्तान सरकार और सेना पर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और हालात को लेकर कई तरह की खबरें और कई तरह के दावे किए गए हैं। आखिर जमीनी सच क्या है? क्या सिर्फ आर्थिक संकट का असर, या फिर पाकिस्तान के लिए इससे कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं पीओके के घटनाक्रम पर लंबे समय से नजर रखने वाले विश्लेषक यासीन भट्ट साहब। इनसे समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पीओके के क्या हाल है, पीओके में जो इतना गुस्सा भड़का हुआ है, ये भारत से मदद मांगी जा रही है, भारत से अचानक से भारत से प्रेम भी उमड़ पड़ा है, इन सब के पीछे क्या वाकये हैं, आपसे सब कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो भट्ट साहब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पीओके का ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इंटरनेट बंद है, पूरी तरह से चीज़ें सामने आ नहीं पा रही हैं। कुछ वीडियोज आते हैं जिसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो गोलीबारी कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग अपना अपना वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पे कितना एट्रोसिटीज़ है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। मैं बेसिकली आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ग्राउंड पे क्या स्थिति है, वो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को और आपका आभार और धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मेरे विचार रखने का समय दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीओजेके की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं टच करूंगा एक कल्चरल और एक लैंग्वेज, उनकी जो एथिक्स, उनके जो कस्टम्स वगैरह, ये सारे आज सेम टू सेम हैं जो प्री 1947 थे। और उनका हर चीज हमारे कश्मीर जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है, आज का जो कश्मीर वर्तमान का जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, उसमें जो पोर्शन उस तरफ है जो पीओजेके है और जो यहाँ है, आप अगर दोनों में अंतर देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। वहां आज भी 2 मील अ डे यानी कि 2 समय की रोटी एक बाइज्जत परिवार को कमाना बहुत ही मुश्किल और असंभव के करीब है। और सेम टाइम जब वो यहाँ देखते हैं, वही लोग जब इस तरफ देखते हैं, केवल नदी नीलम के पार जिसको हम कहेंगे यानी कि हमारे भारत के कश्मीर की तरफ जब वो देखते हैं, तो यहाँ पे आज लेविश लाइफ जी रहा वही उसका भाई, जो एक भाई उस तरफ रहा था और एक भाई इस तरफ है। पहला तो ग्राउंड रियलिटी ये है जो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में आवश्यकता है। सेकेंडली हम आते हैं करंट इश्यूज पे। जो करंट इश्यूज आज वहां पे जो परिस्थिति चल रही है, वहां आप देखिए जो जिस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही है, अंधाधुंध गोलियां मारी जाती है, सीधे शूट ऑन साइट किया जा रहा है। और उनको भी क्योंकि वो अपना हक, उनका फंडामेंटल राइट्स के लिए वो इस टाइम आज वहां पे रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई चल रही है। जहां इस तरफ वो आप देख रहे हो आज एक जब मैं बात कर रहा हूँ लेविश लाइफ की, यहाँ पे आज एक साधारण व्यक्ति जो है उसका भी जो मिनिमम आय, यानी अगर हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, जो कम से कम एक बेयर मिनिमम वेज जो हमने तय की है, जो भारत का एक किसान, एक मजदूर एक महीने के कम से कम 14,000 से 20,000 रुपए कमा रहा, और वहां मुझे लगता है अगर हम गलत नहीं होंगे तो वो उनका 6 महीने का टोटल आय होता है एक परिवार का। तो आप देखिए बेसिक अंतर कहाँ पे है। अब जब वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कम से कम प्रदर्शन का भी उनको अधिकार नहीं है, प्रदर्शन तो दूर की बात है, आवाज उठाना भी वहां पे मतलब ऐसी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो उनकी जो से मुनीर की जो फोर्सेस है, वो उनको ऐसी उनकी आवाज को कुचल दे रहे हैं। एक सबसे इससे इंपॉर्टेंट एक मुद्दा में आज जो मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है, जो इस तरफ हमारे कुछ 2010 से पहले
भारत के हमारे कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग और ये सब पुलवामा, शोपियान, अपना कुपवारा, इन सब जिलों में जो ये कहते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो हमारे इस्लामिक ब्रदर्स है। और आज जब उन पे गोलियां चलती है तो मैं कहता हूँ ये अलगाववाद सेक्टर क्यों चुप बैठा? ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या खाली केवल 2010 तक ही सीमित था क्या? यदि वो एक दोगलापन नहीं है तो क्या है? दूसरी बात रही वहां पे इलेक्शन करना और इलेक्शन होना, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, वहां पे शरिया चलता है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी की कोई जगह है नहीं। शरिया के हिसाब से सारे कानून भी सेट राइट किए जाते हैं। बट क्वेश्चन इज वहां पे आज पॉलिटिकल और जो उनकी जो वॉइसेस है उनको क्रश किया जाता है। वहां पे आप देखिए गिलगित बल्चिस्तान में आए दिन छोटे बच्चे, मतलब माइनर्स, लड़कियां, बुजुर्ग एकदम एकाएक गायब हो जाते द मोमेंट दे रेज देयर वॉइसेस। और वॉइस किस लिए? वहां पे आज भी हम जब मुजफ्फराबाद की बात करते हैं तो गिने चुने स्कूल्स है सर। वहां पे प्राइमरी से हायर एजुकेशन में जाने के लिए उनका इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। बाय द टाइम दे क्रॉस द मिडिल क्लासेस दे जस्ट गिव इट ऑफ। जहां एक तरफा दुनिया में हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, हम लोग इंडिया में ही अगर बात करते हैं आज, अगर नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे हम इस टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल पे है तो 5G एंड एडवांस नेटवर्क्स पे हम काम करते हैं। वहां पे भी 2G के वादे हैं उनको। तो उनकी जो वहां पे मतलब वो 90% लोग वहां पे आज गिवन ए चांस वो ऐसे भाग के आ जाएंगे। उनको भारत में वो तो कहते हैं हम शरणार्थी के नाते, बट हमें वापस ले लो, हमें किसी भी तरीके से हमारे को संरक्षण दे दो। जो आपने वे स्टार्ट किया है कि 2010 के पहले वाले हालात आपने बताए हैं, क्या जो इस तरफ के लोग हैं जिन्होंने अलगाववाद का समर्थन किया है, जिन्होंने एक वक्त पाकिस्तान से रिश्ते नाते सब कुछ जोड़े रखे हैं, उनकी आंखें खुली है? एक पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जब वो उस तरह के हालात देख रहे हैं तो उनमें किस तरह की बातें हो रही है? मैं दोनों चीज आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल सही सर। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ इससे पहले। इफ आई रिकॉल इट, 1931 की बात है। 1931 से इसी पाकिस्तान ने एक अब्दुल कादिर नाम का एक स्पाई एक प्लांट किया था इस कश्मीर में, जिसने डोगरा रूल के अगेंस्ट एक बड़ा मुहिम चलाई थी। और जिसकी वजह से एक मेजर, मतलब जिसको आज भी कश्मीर के अंदर जो है एक एट्रोसिटीज की हद। आप 1931 की बात कर रहे हैं, यानी आजादी से पहले की? जी 1931 की बात कर रहा हूं मैं। मतलब वही जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो उस टाइम एक प्लांट किया था जो अब्दुल कादिर, वहां पे यहाँ पे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, यानी कि जो यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि 1931 में ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे, तो एक ब्रिटिशर एज ए सेक्रेटरी जो यहाँ प्लांट पोस्टेड था इन कश्मीर, श्रीनगर में, तो उसके यहाँ पे एक बावर्ची होता था, एक कुक होता था। ये कादिर ऐसा, अब्दुल कादिर एक ऐसा व्यक्ति था, जुलाई 1931 की बात है, 2 या 3 जुलाई में इसने एक फ्राइडे को जाके खानका मोहल्ले की एक मस्जिद होती थी, वहां पे इसने एक स्पीच किया। क्योंकि फ्राइडे, अब देखिए कैसे इसको बड़ा अच्छा प्लांटेड वे में उन्होंने उस टाइम यहाँ पे किया था। एक आके इसने एकाएक फ्राइडे की जुम्मा की नमाज के बाद एक फतवा दे रहा, उसके बाद जो राइट्स शुरू होते, पूरा डोगरा रूल डिस्ट्रॉय किया जाता। और उसमें ऑलमोस्ट जो उस समय हम जिनको ट्रेडर्स कम्युनिटी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहें तो बनिया समाज के जो लोग थे, राजबाग वगैरह, पूरा यानी हजारों के हजार शॉप्स, गोडाउन्स, बड़े बड़े स्टोर्स, वेयर हाउसेस सब डिस्ट्रॉय किए थे। और विद इन 3 to 4 days उन सबको क्लाइम करना पड़ा। उस टाइम पूरी वो जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जिसमें महाजैन, अग्रवाल, गुप्ता, जैन, ये सारे उठ के जम्मू भाग के आ गए थे उस टाइम। तो वो प्लांट उस टाइम ऐसे इन्हीं अलगाववादियों ने किया था, जिसके कारण वो जो उस टाइम 1931 जुलाई का जो दृश्य है वो आज भी उतना ही यानी ताजा हो रहा। जब ये दृश्य हम देखते हैं कि आज वहां पे क्या हो रहा है, ये उन्हीं लोगों के साथ कैसे किस तरीके से बर्बरता हो रही है। और उस समय जो यहाँ अलगाववाद सेक्टर था, जो उसके 1931 से लेके ऑलमोस्ट 2010 तक बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे उनके समर्थन में, और पाकिस्तान के साथ उनका जो एक सेंटिमेंट टाइप, जो वो कहते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, खून रोटी और लाइला, इस तरीके से जो रिश्ते थे, आज बड़ी सरप्राइजिंगली वो वॉइसेस आज सामने खुल के नहीं आ रही। ये मैं
खुद मन ही मन में सोच रहा हूँ कि उनके अचानक वो जो सेंटिमेंट था, जो मजहबी उनका एक अटैचमेंट था, जो वो कहते थे हमारा ब्लड का रिश्ता है, हमारा रोटी कपड़े का रिश्ता है, वो कहाँ गया? तो क्वेश्चन वो डेफिनेटली एक वैलिड है, बट कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा अब ये लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए कि अब उस आज 2010 के बाद, इनफैक्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2014 के बाद, नाउ दिस आफ्टर द चेंज ऑफ रिजीम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब यहाँ के कश्मीर में जो अलगाववाद सेक्टर था वो आप देख रहे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डाई डाउन हो गया, क्योंकि उनको अब वो रियलिटी देख रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जब से वो देख रहे हैं ये मुजफ्फराबाद और ये जो पाकिस्तान के इवन गिलगित बल्चिस्तान और ऑल दिस ये जो एरिया है पीओजे के, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के पास, इसमें सच्चाई जो वास्तविकता है वो सामने आ रही है। और यहाँ के लोगों को वाकई में जो आंखों पे पर पट्टी बांधी गई थी वो पट्टी खुल रही है, वो सारा नजारा अब हम सबके सामने है। यहाँ पे जो प्रदर्शन करने वाली पार्टी है जाक, JSC, यस, इसने कुछ दिन पहले, मैं इनके कई सारे मैंने ट्वीट्स देख के बयान सुने हैं। इनके नेता कह रहे हैं कि भारत के पास जो कश्मीर है उसकी उनके लोगों से ये समर्थन मांग रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, ये अब भारत से भी गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद इनके जो ट्विटर अकाउंट है उससे लिखा गया कि जो आज़ाद कश्मीर नहीं, जो पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर नहीं, POK, उन्होंने लिखा है POK। यानी भारत से अब ये अटैच होने की बात कर रहे हैं, इनके बयानों से ऐसा लग रहा है। तो ये वास्तव में भारत से प्रेम उमड़ा है इनके अंदर, या अभी चूंकि ये गोली खा रहे हैं इस वजह से अपने लिए कोई रास्ता देख रहे हैं? उसके अलावा ये जो मदद मांग रहे हैं, क्या जो इधर के लोग हैं, जो चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी रहो, चाहे वो अलगाववादी रहे हो या फिर जो भारत के समर्थक रहे हैं, उनके बीच में किस तरह की बातें चल रही हैं इनको मदद के नाम पे? सर देखिए, प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको बताया ना, वहां पे अभी शुद्ध हिंदी में कहूँ तो उनको तो लाले पड़े हुए खाने के। तो इसलिए जो एक कहावत है, मरता क्या न करता, आज उनके पास वो जो दीन और वो जो लाइला, वो सारा चीज बैक सीट पे बैठ गया है। और आज जो वहां पे, मैं अगर याद करूंगा, आज से ऑलमोस्ट 4 to 5 years बैक तारिक फतेह साहब ने ये चीजें कही थी कि बहुत दिन जल्दी आने वाला है जब यहाँ पे, मतलब अगर परिवार में 8 लोग हैं तो जो उसमें मजबूत लोग होंगे, वो जो कमजोर वाले लोग हैं उनको बेच के खाएंगे। यहाँ तक परिस्थिति आई है वहां पे। आज वो भारत की तरफ जब देखते हैं तो उनको केवल एक, नॉट ओनली उनको ऐसा एक रे ऑफ होप, उनको ऐसा लग रहा अगर हमारा संरक्षण, अगर हमारा पालन पोषण कोई कर सकता वो केवल भारत है। क्योंकि वो मैंने जैसे बता दिया, वो जब देखते हैं कि हमारा जो हाफ पोर्शन यहाँ पे है, सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिनको हम आज कहते हैं गुज्जर बकरवाल, जो मोस्टली यही लेबर्स टाइप होते थे, नोमैड्स होते थे, बकरी पालन पोषण करना था, भैंस गाय घोड़ा ये सब कैटल्स के साथ इनका होता था। और पहाड़ों में इनका मतलब ट्राइबल्स के माफिक जो है, जैसे यहाँ पे आज यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में मियां अल्ताफ साहब इसी कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी से आते हैं। और हमारे पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव है वो फ्रॉम JNK। और वहां का जो उसी का कजन ब्रदर होगा, वो जो वहां रह रहा होगा, वो बेचारा मजदूरी करता होगा, और पक्का ये होगा कि शाम को मजदूरी मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। एक व्यक्ति लिटरली इज टचिंग द स्काईज, द अदर वन इज सिंकिंग इन द अनसीन ओशन। तो ये जमीन और आसमान का अंतर है सर। तो उनके लिए, उनके आज आप देखिए वहां पे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, जो उनकी वहां पे जैसे प्रोटेस्ट में, आप रिसेंटली कल के डे बिफोर यस्टरडे जब वहां पे फायरिंग में वो हो गए, छोटे बच्चों को, लेडीज को, एवरीबडी फ्रॉम एनी विलेज, और जो जिस गांव से भी आए थे, जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था सर, मैं मीडिया की रिपोर्ट से ही देख रहा था। और कुछ अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या है कि अभी आई मीन इंटरनेट तो बंद है, एवरीथिंग इज बैन, यू डोंट गेट द एग्जैक्ट रिपोर्ट्स। स्टिल देन जो आपके फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फ्रोज जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसके हिसाब से तो द नंबर्स आर मच मोर हायर। और जो चीजें दिखाई जा रही है, इट इज वर्स देन दैट। इन लोगों ने कहा था, जो जाक है, कि रावला कोर्ट से इनका प्रदर्शन शुरू होगा और वो मुजफ्फराबाद तक जाएगा। तो मैं इस प्रदर्शन की इंटेंसिटी समझना चाहता हूँ कि POK में कितने हिस्से में ये प्रदर्शन फैला हुआ है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि क्या ये प्रदर्शन उस स्तर का है जहां पे पाकिस्तान की सेना चाह रही है या कोशिश कर रही है, या उसको ऐसा सोचना है कि हम इसको कुचल देंगे, या फिर आपको लगता है कि
ये कुचला नहीं जाएगा और ये एक बवाल बनेगा, इस तरह से आपको किस तरह से देख रहे हैं? इंटेंसिटी के लिए हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। सर अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे एज ऑन डेट, अभी जो वर्तमान जो करंट सिनेरियो है वहां पे, वहां का गांव गांव बच्चा बच्चा इसमें इन्वॉल्व है। इट इज ओनली द डिफरेंस इज उनको ये लोगों ने डिस्कनेक्टिविटी ऐसे कर दी है, रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं, उनको आपस में इस समय मतलब फैमिलीज में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लापता है। और जो रावला कोट्स की जो आप बात कर रहे हो वो तो केवल विजिबल है। आप मैं ये कह रहा हूँ, आज देखिए आप गिलगित से लेके बलूचिस्तान से लेके मुजफ्फरनगर से लेके नीचे जितने भी रावला कोट तक, ये सारा जो पहाड़ ऊपर है उसका और बीच वाले जो टाउन्स का है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बंद, पब्लिक इवन वहां के पेट्रोल बैंक्स में कोई फ्यूल नहीं है, कोई मोटरसाइकिल पे जाना भी चाहेगा तो उसके पास मोटरसाइकिल का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं। एयर व्हीकल्स तो वहां पे मतलब अभी इट्स फार ऑफ। डेवलपमेंट के नाम पे आपको पता ही है, कम्युनिकेशन एज इट इज, आई एम टेलिंग यू, इंटरनेट, मोबाइल, सब बेसिक टेलीफोनिक सर्विसेज नहीं है वहां पे, सो हाउ कैन दे कनेक्ट। बट जो आग वहां इस टाइम उबल रही है, जो मुनीर की फोर्स वहां पे जो एट्रोसिटीज कर रही है, उनको सप्रेस कर रही है, उनकी वॉइस दबा रही है, इट इज नॉट गोइंग टू बी दिस। आपको मैं मतलब ऑन दिस स्क्रीन प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं कह रहा हूं सर आने वाले दिनों में ये पूरे न केवल पीओजेके में, ऑलमोस्ट पूरे सिंध प्रांत तक ये आग पूरी फैलेगी। मतलब मेल आदमी को अगर थोड़ा छोड़ दे, लेकिन पीछे फीमेल्स के साथ एट्रोसिटीज वगैरह ऐसा करना, ताकि फैमिलीज को जो है ना एक एक्सटॉर्शन टाइप्स के मेथड्स अपनाना, ये सारा वहां हो रहा है आज की डेट में। और बैक एंड पे जो उनकी मशीनरी जो काम कर रही है वो पूरे नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पीओजेके, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में आज की डेट में अनरेस्ट फैलाने का पूरा काम हो रहा है। अब वो वहां पे कहीं ना कहीं भारत का नाम, उसका नाम लेके उनको कोशिश कर रहे हैं यू नो डाइल्यूट द मैटर, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। अगर वो होता तो शायद 10 दिन पहले ही होता। वो अब धीरे धीरे आग बढ़ रही है और आगे धीरे धीरे ये पाकिस्तान को इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। क्या आपको कोई इस तरह की संभावना दिख रही कि अगर वहां पे और ज्यादा हालात बिगड़ते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी सेना और गोलीबारी करेगी, तो आपको कोई संभावना दिख रही है कि पलायन हो सकता है, भारत की तरफ आ सकते हैं? इस तरह का अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो, क्योंकि फिर ये भारत के लिए भी एक सीमा पे एक खतरा है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मिलिटेंसी है ही, शरणार्थी संकट भी उत्पन्न हो सकता है। क्या इस तरह की कोई संभावना आपको दिख रही है? संभावना 100% है सर। इनफैक्ट इसमें दोनों चांसेस है। देखिए, एक जो जेन्युइन लोग हैं जो वहां से भागना चाहते हैं, जो जिंदा रहना चाहते हैं, जो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं, वो तो आना ही चाहते हैं। उनको तो जस्ट एक मौका, वो तो भले उनको ऐसा है कि गोली भी लगे, हाफ डेड भी हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत की तरफ आ जाए किसी न किसी तरह। हमारे पुंछ में, रजौरी में, इवन जम्मू के, आई मीन कश्मीर के डिवीजन्स में घुसना चाहते हैं, अपना आगे का लाइफ पीसफुली सर्वाइवल के लिए वो आना चाहते हैं। सेकेंडली जो उनकी एजेंसीज है वो दे आर लुकिंग एट चांस इन इट। वो हो सकता ह्यूज मासेस में एक फोर्स यहाँ एंटर करवाएंगे और विद इन दैट जो उनकी डिजाइन है वो भी सक्सेस हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, अभी 1931 वाला एक छोटा सा बावर्ची यहाँ भेजा था जिसने पूरा तहलका मचा दिया और तांडव करवा दिया पूरी वैली में। तो वो तो तब तक हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बाकी एजेंसियों को तो समझ भी नहीं आया, बिकॉज बाई नेचर इंडियंस वी आर ऑलवेज लाइक, हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम, हम तो किसी को शरणार्थ आओ तो हम शरणार्थी को वेलकम करते हैं। आपको लग रहा है कि पीओके आगे जाकर के कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद ही बांग्लादेश बन सकता है, टूट सकता है? ये एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा। मैं जो कश्मीर के वहाँ के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के बाहर रह रहे हों, किसी और देश में रह रहे हों, या कुछ कश्मीर के लोग हैं, उनका मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, उनमें कई ट्वीट्स में ये लिखा गया था कि दिस इज द परफेक्ट टाइम कि रेफरेंडम करवाया जाए। ओके, अब ये बात कर रहे हैं कि रेफरेंडम करवाया जाए और अब कश्मीरियों को कहा जाए कि आपको भारत और पाकिस्तान में किसको चुनना है, तो आपको 90% से ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली भारत में चले जाएंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर बहुत सारे हमारे फ्रेंड, हमारे नॉन लोग हैं वहां पे जिनका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। वो they've been writing to UNO, they've been writing to Human Rights Commission, they've been following it for last many years। और अब तो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी यूएस में बैठ के, यूरोप में बैठ के, कि रेफरेंडम का एक चांस हमें देना चाहिए। बिकॉज वहां पे, as I said it in the earlier conversation also,
अनफॉर्चुनेटली उनकी वॉइस को वहां पे, मतलब अब ये है कि उनको ऐसा फील हो रहा कि द मोमेंट दे विल एंटर टू दिस लैंड, वहां पे पीओजे में एंटर कर रहे हैं, करते ही उनको खत्म करेंगे। तो इसलिए वो दूसरे देशों में बैठ के, इवन यूरोप में बैठ के, यूएसए में बैठ के, वहां से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि रेफरेंडम का एक चांस हमें देना चाहिए, एंड दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। उसके लिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखिए उनके जो प्ले कार्ड्स हाथ में है, मेजॉरिटी ऑफ द प्ले कार्ड्स आर गोइंग विद दिस कि हम क्या चाहते हैं, रेफरेंडम और आजादी तो डेफिनेटली चाहते, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ समय पहले वो हम क्या चाहते हैं आजादी, वो तो आज वहां ही गोइंग ऑल अक्रॉस है। उतना ही नहीं सर, आपको जैसे मैंने बताया, उनके जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विच इज ऑन दिस साइड, जो हमारे साथ है, आज ये भी एग्रेशन में इतने हो गए, मैं कह रहा हूँ गिवन ए चांस, पूरा हमारे श्रीनगर से, हमारे अनंतनाग से, सोपोर, कुपवारा, बारामूला, जितने भी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीरी डिवीजन के, सारे लोग इस टाइम इस एग्रेशन में है कि हमें एक मौका दिया जाए, हम भी वहां जाके अपने लोगों का समर्थन करेंगे, एटलीस्ट उनको एक सेपरेट स्टेट के नाते, उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नाते, जैसे आपने कहा बांग्लादेश जैसा, हम वहां पे डेफिनेटली बनाएंगे। क्योंकि अब इनको रियलाइज खुद हो रहा, हमारे लोगों को, कि हम कहाँ जा रहे थे और वास्तविकता क्या है। सो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक, आई थिंक इट इज अ डिवाइन दिस थिंग। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो वर्षों से नैरेटिव बना के रखा कश्मीर को लेकर के, हमारे और पीओके भारत का कहता रहा कि पीओके पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्या इस एट्रोसिटीज से, इस गोलीबारी से पाकिस्तान का जो वर्षों से बना नैरेटिव है वो टूट के ख़त्म हो चुका है? आगे का रास्ता पीओके को लेकर के आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, ये वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा था वहां पे, राइट फ्रॉम डे वन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आज हम 20th सेंचुरी में सर है, इट इज द ईयर ऑफ, हम यहाँ बात करें जेंजीज की, जहाँ पे आप किसी को कोई चीज समझा नहीं सकते हो, एवरीथिंग इज ऑन द फिंगर टिप्स। एक गूगल में और एक आपके विकिपीडिया या दूसरे जितने भी आपके वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, उनमें एवरीथिंग इज विजिबल। तो जहां एक वहां पे शेफर्ड आज भी 2 या 3 दिन में एक मील खा सकता है, उसके बाद उसका लाइफ थ्रेट भी है, कोई बात कर नहीं सकता है, कहीं उसकी कोई सोशल पब्लिक कोई किसी प्रकार की कोई लाइफ भी नहीं है। पैरेलली वो देख रहा, मेरा जो दूसरा ब्रदर, जो दूसरा हाफ ऑफ माय फैमिली जो वहां पे है, इस तरफ है, इन 10 डिस्ट्रिक्टों में, वो इज रोमिंग अराउंड फ्री बर्ड। वो आज कश्मीर में, श्रीनगर में, और दूसरे दिन लंदन में घूम रहा। उसके पास आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके पास मेट्रो ट्रेन तक आ गई, उसके पास ऑल काइंड्स ऑफ रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का नंबर 1 एंड टॉलेस्ट ब्रिज आ गया उसके पास। और मैं कहाँ रह रहा हूँ, वो तो आज भी बेचारे रेडियो स्टेशन पे वो चैनल चेंज कर करके शायद दोपहर का एक गाना सुनने, तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा उनके पास अभी भी कुछ नहीं है ऐसा। इसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी तारीफ के हकदार है कि पिछले 10-12 सालों में जो विकास के वहाँ पे कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसका असर अब दिख रहा है कि लोग कंपेरिजन, हाथ में मोबाइल है, मैं वहाँ पे देख रहा था कई सारे जो ट्वीट पे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये भारत का कश्मीर है, ये पाकिस्तान का कश्मीर है। एक तरफ चकाचौंध विकास, डेवलपमेंट दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही गोलीबारी दिख रही है। तो इसमें सरकार को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और पता चलता है कि सरकार ने जो काम किया वो सही रास्ते पे रहा है। सर, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दे को छेड़ दिया। मैं आपको अरुणाचल की बात करूंगा। कुछ साल पहले, यानी एक डिकेड पहले, अरुणाचल में जाते थे तो अरुणाचल में एक पहाड़ पे खड़े होते थे, थिम्पू या क्या ऐसा नाम था। दूसरे रात को दिखाते थे, देखो वो टिमटिमाती लाइटें, वो जगमगाती रोड्स, वो सब, तो वो उधर चाइना दिखता था। तो हमारे लोग कहीं ना कहीं उससे वो अट्रैक्शन बनती थी कि देखो वहां कितना अच्छा और हमारे यहाँ कितना बुरा है। आज एग्जैक्टली यहाँ पे सेम हो रहा है सर। जब आप नीलम घाटी में जाते हो, आप यहाँ पे शारदा पीठ मंदिर है हमारा, वहां से आप जब दूसरे सामने छोर की तरफ देखते हो, तो वहां तो दिन को भी रात दिखती है। नीलम यानी उस नदी के उस पार जो आपका पीओजे के है, दिन को भी रात दिखती है। जंगल, पहाड़ और कोई किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोग बस वही है कि मजदूरी के चक्कर में पत्थर तोड़ने और ये सब काम करते। और सेम टाइम आप जब इस तरफ देखते हो, एंड यू हैव, एज आई सेड, कि आपके पास आज की डेट में लिमिट, आईआईटी कॉलेज है, आपके पास एम्स हो गए, आपके पास वर्ल्ड क्लास हाईवेज हो गए,
ऑल वेदर रोड्स हो गए, जो पहले आप मुगल रोड कहते थे, जहां पे 3 साल में शायद 1, 2 या 3 महीने वो गाड़ी चलती थी, वहां वो रोड ओपन हो जाता था, वो भी कुदरत की मेहरबानी रही, मौसम साफ रहा तो आप जा सकते। आज आपके पास ऑल वेदर रोड है। नेशनल हाईवे आपको जो जम्मू से श्रीनगर है, जो मुझे भी याद है बचपन में, हम लोग जब श्रीनगर से निकलते थे तो जम्मू आना होता था, तो 8-9 दिनों की पैकिंग होती थी, रास्ते में 8-9 दिन तो लगने ही लगने हैं। इट इज नॉट लाइक centuries back I'm telling you sir, this is the story of 1996 and 98। और आज अब जब निकलते हो तो ऐसा हो जाता कि भाई, मैं श्रीनगर वाला व्यक्ति घर में कहता है कि भाई छोटा एक बैग दे दो, मैं शाम को वापस आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ जी? जम्मू जा रहा हूँ। सो द रोड इज दिस वे, मॉर्निंग में वो अप एंड इवनिंग में डाउन करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये मॉड्यूल जो है डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज को लेके, सर वी आर फार अवे, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। आज अगर कोई ये कहेगा कि भारत का कश्मीर और वो जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन में जो रखा है उन्होंने, उसकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आई थिंक इट विल बी एब्सोल्युटली मतलब इनजस्टिस। देयर इज नो कंपैरिजन। थैंक यू याजन साहब, आपने बहुत जानकारियां दी, अंडरग्राउंड रिपोर्ट जो वास्तविकता है उससे पर्दा हटाया। आई होप कि जो अभी भी जिनके मन में, जिनके दिल में थोड़ा बहुत पाकिस्तान को लेकर के प्रेम बचा हुआ है, वो देखें तस्वीरों को, वीडियो को देखें, वहाँ के लोगों की बात सुने। और आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया है, राय है, आप हमारे इस वीडियो पे, इस प्रोग्राम पे जरूर दीजिएगा। और पीओके में जो हो रहा है, हम उसके रिपोर्ट्स आपके सामने में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।